नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक और इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में पीडीएस यूनिवर्सिटी सीकर यानी सीकर यूनिवर्सिटी सीकर के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उसके बीए सेमेस्टर फर्स्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपके बीच में बात करने वाले मुख्य रूप से आप सेमेस्टर एग्जाम मुख्य रूप से देने वाले होंगे, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में बीए सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत तो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। लगभग आपकी एग्ज़ाम 22 जनवरी का आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। किसकी एग्ज़ाम होने वाली है? तो आपकी 22 जनवरी 2026 को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत मध्यकालीन काव्य की आपकी एग्जाम होने वाली है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की आपकी एग्जाम होने वाली है। ये मेजर के अंतर्गत आपकी सब्जेक्ट आती है। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो से जुड़े रहना। पूरी डिटेल से हम आज की इस क्लास में पूरी डिटेल से इन नोट्स के बारे में बात करेंगे। हमारी क्लास के बीच में मुख्य रूप से पिछली क्लासेज में आप सभी ने अच्छा प्यार दिया एंड मुख्य रूप से पिछली एक क्लास आपके पीछे नहीं हो पाई थी। मैं कुछ कारण के लिए मैं कहीं यात्रा के लिए चला गया था, लेकिन मैंने आपको वो कंटेंट व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दिया था जो मैं आपकी क्लास में कराना चाहता था, वो आपको वहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में बात करने वाले हैं और बीए सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम मुख्य रूप से आपकी कब होने वाली है? तो आपकी एग्जाम मुख्य रूप से 22 जनवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है। 2026 को दिन आपका मंगलवार रहने वाला है। ठीक है, तो बिना मंगलवार नहीं रहने वाला, आपका दिन रहने वाला है बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार मेरे हिसाब से दिन रहने वाला है। ठीक है, दिन का मेरे को पता नहीं है। तो ठीक है, बिना किसी देर के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी क्लास में कैसा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो आपको इस क्लास से देख लेना। ठीक है, प्राचीन काव्य की अवधारणा। तो सबसे पहला टॉपिक आपके बीच में आया कि प्राचीन काव्य की अवधारणा किस प्रकार थी। तो प्राचीन काव्य से आशय है उस साहित्य से है जिसकी रचना संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं में हुई थी। ये काव्य मुख्यतः धर्म, नीति, दर्शन और जीवन मूल्यों पर आधारित था। जीवन मूल्यों पर यह दर्शन मुख्य रूप से आधारित था। इसकी प्रमुख विशेषताएं बात करें तो धार्मिक एवं दार्शनिक भाव, काव्य में संस्कार और रीति आपकी होती है। ठीक है, एंड श्लोकात्मक शैली होती है आपकी, एंड आपका अलंकार व रस प्रधानता इसमें मुख्य रूप से आपकी मानी जाती है। यानी कि प्राचीन काव्य की अवधारणा किस प्रकार की? प्राचीन काव्य से आज से कि वो साहित्य से है जिसकी रचना, यानी जिस काव्य की रचना आपकी संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। ये काव्य मुख्यतः आपका, यानी कि ये जो काव्य थे यानी संस्कृत और प्राकृतिक अपभ्रंश भाषाओं में हुई है। ये काव्य मुख्यतः आपके धर्म, नीति एवं दर्शन और जीवन मूल्यों पर आधारित थे। यानी किस पर आधारित थे? तो आपके संस्कृत, पाली एंड मुख्य से प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में हुई रचना आपकी धर्म, नीति और दर्शन पर आधारित थी। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बात करते हैं आपकी धार्मिक व दार्शनिक भाव वाली थी। काव्य में संस्कार और नीति थी, यानी काव्य में संस्कार और नीति थी, यानी काव्य में लगातार एक रीति बनी हुई थी, यानी श्लोकात्मक शैली थी। इसमें अलंकार और रस प्रधानता थी, यानी इसमें अलंकार भी था एंड आपकी रस प्रधानता भी इसमें मुख्य रूप से आपकी मानी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको एकदम सीध के समझ आया होगा। तो बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपका प्राचीन काव्य के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, प्राचीन काव्य के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। प्रमुख प्रकार के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपके प्रमुख प्रकार के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य किसे कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये वेद कितने होते हैं? तो वेद आपके 4 माने जाते हैं। कौन कौन से वेद हो जाते हैं? तो आपका ऋग्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है, सामवेद हो जाता है, अथर्ववेद हो जाता है। ठीक है, इसमें देवताओं की स्तुति होती है, प्रकृति पूजन होता है। ठीक है, इसमें प्रकृति पूजन आपका मुख्य विषय माना जाता है। नेक्स्ट आपको जाता है कि रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत की रचना किसने की थी? रामायण की आपकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी एंड वेदव्यास ने आपकी महाभारत की रचना की थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की रचना आपकी वेदव्यास जी ने की थी। ये धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का चित्रण माना जाता है। ठीक है, आपको ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो कौन से तत्व आपके धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का चरित्र है? तो आपके रामायण जिनकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, महाभारत जिनकी रचना वेदव्यास जी ने की थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बिना किसी देख के हम आगे चलते हैं। संस्कृत काव्य। संस्कृत काव्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संस्कृत काव्य क्या होता है? तो संस्कृत काव्य आपको क्या माना जाता है? संस्कृत काव्य के बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृत काव्य कालिदास की कौन कौन सी आपकी रचनाएं हो जाती हैं? तो कालिदास की आपकी रचनाएं मुख्य से आपकी रघुवंश हो जाती है, कुमार संभव हो जाती है, मेघदूत हो जाती है। ये आपकी कालिदास की रचना मानी जाती है। भवभूति। भवभूति किसकी रचना है? तो आप कहेंगे कि उत्तरामचित की होती है। ठीक है, श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता इन दोनों में होती है, इन तीनों में आपकी मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। अब हम मध्यकालीन काव्य की अवधारणा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है, बिना किसी तरीके की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके बीच में है कि आपको बताना है कि मध्यकालीन काव्य की अवधारणा क्या है। तो मध्यकालीन काव्य की अवधारणा लगभग आपकी 1000 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका मुख्य विषय है भक्ति, प्रेम
वो धर्म सुधार है, ये काव्य आम जनता की भाषा में रचा गया, यानी कि किस में रचा गया, तो आपकी आम जनता की भाषा में इसको मुख्य रूप से रचा गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, यानी कि मध्यकालीन काव्य की अवधारणा आपकी लगभग 1000 से 1700 ईसा पूर्व की मानी जाती है। मध्यकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, तो मध्यकालीन काव्य धारा की मुख्य धाराएं कौन कौन सी है, तो इसकी मुख्य धाराएं आपकी भक्ति काल हो जाती है। एक तो भक्ति आंदोलन से जुड़ा साहित्य इसको माना जाता है। एंड आपका निगुण भक्ति धारा हो जाती है, ठीक है, आपकी निगुण भक्ति धारा मुख्य से हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, ईश्वर व निकार इसे माना जाता है। एक आपका ज्ञान व प्रेम के पे बल दिया जाता है। प्रमुख कवि इसके मुख्य से आपके कौन कौन से जाते हैं, प्रमुख कवि आपके कबीर हो जाते हैं, गुरु नानक हो जाती हैं, आपकी रेदास हो जाती हैं आपकी। एंड इसकी विशेषता है पाखंड विरोध होता है इसमें। एंड आगे हम बात करें तो आपका सामाजिक समानता होती है। सगुण भक्ति धारा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सगुण भक्ति धारा क्या होती है, तो सगुण भक्ति धारा आपकी ईश्वर का साक्षात्कार रूप होता है। राम भक्ति धारा आपकी रामचरितमानस मुख्य रूप से जिनकी रचना तुलसीदास जी ने की थी, यह भी मानी जाती है। एंड आपकी आदर्श मानव जीवन धारा है, ठीक है। कृष्ण भक्ति धारा किसने की थी, तो कृष्ण भक्ति धारा आपकी सूरदास ने आपकी सूरसागर पुस्तक में की थी, मीरा ने आपकी पदावली में की थी। प्रेम और माधुरी रस इसमें मुख्य से माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रीतिकाल क्या होता है। रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। रीतिकाल क्या होता है, तो आपके बाद में बात करें रीतिकाल, तो रीतिकाल क्या होता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधान होती है। रीतिकाल में कौन सी रस की प्रधान होती है, तो आप कहेंगे कि श्रृंगार रस की प्रधान होती है। इसमें नायिका भेद व अलंकार प्रवर्णन होता है। इसके प्रमुख कवि आपके कौन कौन से माने जाते हैं, प्रमुख कवि आपके बिहारी माने जाते हैं। बिहारी सतसई के लेखक माने जाते हैं, केशवदास माने जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय। प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय में से आपके एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो इसमें से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड कबीर आनंद निगुण संत कवि थे, समाज सुधारक थे, आपकी साकी शब्द इनकी रचनाएं थी। अब तुलसीदास जी के बारे में बात करें, तुलसीदास जी क्या थे, आपके तुलसीदास जी के बारे में बात करें। तुलसीदास जी राम भक्ति के प्रमुख कवि थे। सरल अवधि भाषा इन्होंने प्रयोग की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, ठीक है। अब सूरदास आपके कृष्ण भक्ति के कवि थे। कबीर आपके निर्गुण संत कवि थे, समाज सुधारक थे, साकी शब्द थे। तुलसीदास आपके राम भक्ति के प्रमुख कवि थे। आपके सूरदास कृष्ण भक्ति थे, सूरदास कृष्ण भक्ति के थे। तुलसीदास आपके राम भक्ति के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपके बीच में वात्स्य रस का श्रेष्ठ आपका मीरा ने दिया था। कृष्ण प्रेम की अनन्य भगत स्त्री भक्ति की चेतना आपके बीच में आ गया, ठीक है। अब आपके बीच में आ गया है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का महत्व क्या है। तो इसमें आपके प्राचीन संस्कृति का संस्करण मिलता है इसमें। एंड आपका नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। लोक भाषाओं का विकास इसमें मुख्य से माना जाता है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध इसमें मुख्य से आपका होता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कवि रचना मिलान वाला आ सकता है, आपके बीच में नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। भक्तिकाल की धाराएं आपके बीच में आ सकती हैं। निगुण व सगुण भक्ति में अंतर आपके बीच में आ सकता है। एंड आपके प्रमुख रस आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके बीच में प्रमुख 25 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपके बीच में हम करने का प्रयास करेंगे, और बाद में आपके बीच में 25 वन थोड़ी सी बर्थडे वाली वन लाइनर करने का प्रयास करेंगे, और बाद में आपकी क्लास को एंड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा कंटेंट हमारे क्लास में से फंसेगा, ऐसी उम्मीद हम करेंगे, ठीक है। प्राचीन काव्य किस भाषा में रचा गया, तो प्राचीन काव्य आपका संस्कृत भाषा में रचा गया, ठीक है। कौन सी भाषा में रचा गया, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में हमारा प्राचीन काव्य रचा गया है, ठीक है। वैदिक साहित्य का प्रमुख विषय क्या था, वैदिक साहित्य का प्रमुख विषय आपका धर्म हो जाता है। एक तो आपका एक यज्ञ हो जाता है, देव स्तुति आपका हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। वैदिक साहित्य का प्रमुख विषय आपका धर्म, यज्ञ और देव स्तुति माना जाता है। रामायण की रचयिता आपके महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। सभी को पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। महाभारत की रचयिता आपके वेदव्यास जी थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपके बीच में आया कि कालिदास की एक प्रमुख रचना आपकी कौन सी हो जाती है, तो विज्ञान शाकुंतलम हो जाती है। ये अगर आपको नाम इतना बड़ा नहीं आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर मेघदूत लिख देना है, मेघदूत यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मेघदूत यहाँ पर लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। मेघदूत किस प्रकार का काव्य है, तो आप कहेंगे मेघदूत खंड काव्य है, ठीक है। मध्यकालीन काव्य का प्रमुख विषय क्या है, तो आप कहेंगे मध्यकालीन काव्य का प्रमुख विषय भक्ति है, ठीक है। प्रमुख विषय क्या है, यानी कि प्रमुख विषय क्या है, यानी कि मध्यकाल में किसकी पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है, तो आप कहेंगे भक्ति की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। भक्तिकाल को कितनी तरहों में बांटा गया है, आपको बताना कि भक्तिकाल को कितनी तरहों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे भक्तिकाल को 2 तरहों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कौन कवि कौन से, 2 धारा कौन कौन सी जाती है आपकी, निर्गुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति धारा, ये आपकी 2 धारा होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि आपके कौन थे, तो आप कबीरदास कहेंगे। कबीरदास किस प्रकार के कवि थे, तो आपके निर्गुण संत कवि थे। कबीर की भाषा क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे कबीर की भाषा सिद्धि, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है।
तो आगे आपके बीच में क्वेश्चन आ गया कि भाषा की सिद्धि तो आप कहेंगे सतगुणी कहलाती है। ठीक है, सगुण भक्ति धारा को किन भागों में बांटा जाता है? तो आपके कृष्ण राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांटा गया है। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से, यानी राम भक्ति प्रमुख कवि कौन से है? तो आप कहेंगे कि हमारे एकमात्र कवि कवि तुलसीदास राम भक्ति के कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो आप कहेंगे रामचरितमानस हमारी अवधी भाषा में लिखी गई। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इससे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो बिना किसी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि आपके सूरदास थे, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं था। कृष्ण सूरदास की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए, तो आपका सूरसागर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीरा किसकी भक्ति करती थी? तो आप कहेंगे श्री कृष्ण की भक्ति मुख्य से आपकी मीरा करती थी। वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि कौन है? तो आप कहेंगे वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि हमारा सूरदास जी माने जाते हैं। ऋतुकाल का मुख्य रस कौन सा है? ऋतुकाल का मुख्य रस हमारा श्रृंगार रस माना जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। बिहारी की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना हमारी बिहारी सत्यसई थी। ठीक है, बिहार सत्यसई आपको याद रखना है। ठीक है, सत्यसई आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके विचार था कि रीतिकाल में नायक नायिका भेद और श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, यानी रीतिकाल में किसका वर्णन अधिक मिलता है? तो आप कहेंगे नायक नायिका भेद और श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। मध्यकालीन काव्य की भाषा प्रमुख रूप से क्या रही है? तो आप कहेंगे कि इसकी प्रमुख रूप से भाषा रही है आपकी अवधी एवं ब्रज भाषा इसकी रही है। निर्गुण भक्ति की मुख्य विशेषता क्या है? आप कहेंगे निर्गुण भक्ति की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। निराकार ईश्वर की उपासना यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपके बीच में आएगा सगुण भक्ति में ईश्वर का शख्स का रूप किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे कि इसका प्राचीन या मध्यकालीन काव्य का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, ठीक है। सगुण भक्ति में ईश्वर का किस रूप में माना जाता है? तो आपका साकार रूप माना जाता है। प्राचीन या मध्यकालीन काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका धार्मिक नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अब आपके बीच में थोड़े क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन थोड़ी सी बड़े टाइप के क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन आपके बीच में होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से 3 लाइन वाले आंसर होंगे। आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। बड़े वाले क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं, कल वाले नहीं है। बड़े वाले क्वेश्चन की क्लास में दूसरी क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, प्राचीन काव्य की परिभाषा क्या था? प्राचीन काव्य वह साहित्य है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी तथा जिसमें वैदिक महाकाव्य एंड नाट्य का विकास हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म मूल्यों का प्रचार करना था। ठीक है, धर्म मूल्यों का प्रचार इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्राचीन काव्य वह साहित्य है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी तथा इस वैदिक महाकाव्य का नाट्य परंपरा का विकास हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म और जीवन मूल्यों को प्रचार करना है। वैदिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ गया कि वैदिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो आपको इसका आंसर बताना। प्रमुख विशेषताएं आपकी कौन कौन सी हो जाती हैं? वाइट वाला दिखाई नहीं देता। ठीक है, वैदिक साहित्य में देवताओं की स्तुति, यज्ञ, कर्मकांड, आपके धार्मिक विशेष विश्वासों वर्णन मिलता है। ये भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। रामायण का साहित्यिक महत्व बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रामायण की साहित्यिक महत्व बताइए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका बताना है। तो आप क्या कहेंगे कि यानी रामायण का साहित्यिक भविष्य। रामायण एक आदर्श वाक्य है। इसमें आदर्श मानव जीवन, मर्यादा और कर्तव्यबोध का चित्रण किया गया है। ये समाज को नैतिक शिक्षा देता है। महाभारत को महाकाव्य क्यों कहा जाता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाभारत को महाकाव्य क्यों कहा जाता है? महाभारत में विशाल कथा वस्तु एंड अनेक वस्तु जीवन के सभी पक्षों का समावेश है। इसमें धर्म, कर्म और नीति का गहन विषय न था। आपका नेक्स्ट होता है कि कालिदास का साहित्यिक योगदान लिखिए। तो कालिदास संस्कृत के महान कवि थे या नाट्यकार भी थे। उनकी रचनाओं में आपकी प्रकृति सौंदर्य और भावुकता का अद्भुत चित्रण भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे जाता है कि मध्यकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मध्यकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो आपको प्रमुख विशेषताएं क्या हो जाती थी? भक्ति की भावना की प्रमुख थी। इसमें वे ईश्वर, प्रेम और समाज सुधारक थे। इसमें लोक भाषाओं का समायोजन देखने को मिलता है। भक्तिकाल का सामाजिक परिचय। भक्तिकाल में ईश्वर की भक्ति के माध्यम से काव्य रचना हुई है। ये काल सामाजिक कुरीतियों के विरोध और आध्यात्मिक चेतना का काल रहा था। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार गुण रहित माना गया है। इसमें ज्ञान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की आपकी विचार है कि कबीर की काव्य विशेषता क्या है? कबीर की काव्य विशेषता क्या है? ठीक है, कबीर की काव्य विशेषता क्या है? कबीर एक वाणी, सरल और प्रभावशाली समाज सुधारक थे। उन्होंने पाखंड आडंबर का विरोध किया था। ठीक है, सगुण भक्ति धारा की का परिचय लिखिए। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर का साकार रूप पूजा किया जाता है। इसमें राम और कृष्ण की पूजा की जाती है। तुलसीदास का साहित्य परिचय आपको लिखना। तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से राम भक्ति को जन जन तक पहुँचाने का
मैंने कहा था उनकी भाषा सरल व भावपूर्ण आपकी भाषा मानी जाती है। एक अगर किसी साहित्य पूछा जाता है किसी कवि का तो आपको सरल भाषा वाला लिख कर आ जाना है, आपका कहीं पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रामचरितमानस की आपको विशेषताएं बतानी है तो रामचरितमानस की आपको विशेषताएं बता देनी है, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। इसमें आदर्श जीवन मूल्य और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं और वास्य रस का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया था। उनकी रचनाएं भक्ति रस में उत्पन्न था, ठीक है। मीरा के काव्य की विशेषताएं बताइए। मीरा के काव्य की विशेषता, मीरा के काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एंड भक्ति का भाव देखने को मिलते हैं। उनकी रचनाएं आत्मिक भावनाओं से पूर्ण है, ठीक है। तो आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वात्सल्य रस का अर्थ क्या है, ठीक है। वात्सल्य रस का अर्थ क्या होता है तो आपको बताना है कि वात्सल्य रस का अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या होता है, वात्सल्य रस में माता पिता का स्नेह भाव प्रकट होता है और सूरदास इसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब याद ना रीतिकाल का परिचय बताए। तो रीतिकाल का परिचय बताना, रीतिकाल में काव्य रचना नियमबद्ध शैली से होती है। किस प्रकार शैली से होती है तो आपके नियमबद्ध शैली से रीतिकाल में काव्य रचना होती है। इसमें श्रृंगार रस और अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है। रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, रीतिकाल काव्य का परिचय वहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं पूछी गई थी। यहाँ पर नायक नायिका का भेद होता है, भेद और सुलभ सौंदर्य एंड आपके प्रमुख रहते हैं। भाषा में अलंकृत और कृत्रिम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपके बीच में आएगा कि बिहारी का साहित्यिक महत्व क्या है। बिहारी का साहित्य महत्व क्या है, बिहारी का साहित्य महत्व क्या है। बिहारी के दोहों के माध्यम से श्रृंगार रस का संस्कृत लेकिन प्रभावी चिंतन किया है। बिहारी सद से ही उनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। मध्यकालीन भाषा पर टिप्पणी लिखी। मध्यकालीन भाषा पर टिप्पणी लिखी तो मध्यकालीन काव्य में अवधि व ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ है। यहाँ इस साहित्य में जनसामान्य तक पहुँचा है। निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में आपको अंतर बताना है। तो निर्गुण व सगुण भक्ति धारा में निर्गुण भक्ति धारा में निराकार ईश्वर की उपासना होती है, जबकि सगुण भक्ति धारा में साकार ईश्वर की प्रार्थना। निर्गुण में तो आपके निराकार की होती है, सगुण में आपके साकार की होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आएगा कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव लिखिए। तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव आपको लिखना है। तो सामाजिक प्रभाव आपका सामाजिक प्रभाव कृत्यों का विरोध करना। इसमें समाज में भाईचारे की भावना बढ़ी है। प्राचीन काव्यों में धर्म का स्थान स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे प्राचीन काव्यों में धर्म जीवन का मूल्य आधार है। इसमें कर्तव्य नैतिकता और सत्य पर बल दिया जाता है। मध्यकालीन काव्य में भक्ति का महत्व लिखिए। मध्यकालीन काव्य में भक्ति का महत्व लिखिए। तो मध्यकालीन काव्य में भक्ति ने मानव को ईश्वर के जोड़ने का कार्य किया है। ये आध्यात्मिक शांति को माध्यम बनाती है। काव्य रस की भूमिका लिखिए। आपका सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि आपको बताना है कि कहाँ पर क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रहा। तो काव्य में रस की भूमिका लिखिए। तो रस काव्य की आत्मा होती है। रस क्या होती है, काव्य की आत्मा होती है। एंड रस काव्य जो पाठक को हृदय के आनंद उत्पन्न करता है, इससे काव्य प्रभावशाली बन जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का समग्र महत्व बताइए। तो प्राचीन दोनों कालों के काव्य ने भारतीय संस्कृति, धर्म, नैतिक मूल्यों को संरक्षित किए। आज भी ये साहित्यिक प्रेरणा देता है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे अपने चैनल लर्निंग विद तेजल को फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड होता रहता है एंड मुख्य रूप से आपको एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लगभग 9 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं। पहले यहाँ पर 3 विद्यार्थी थे, लेकिन यहाँ पर अभी 9 विद्यार्थी मुख्य से जुड़ चुके हैं। 9 विद्यार्थियों को यहाँ पर इसके माध्यम से फ़ायदा हो रहा है। तो आपको भी बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस प्रकार फॉर्मेट का। एक दिन पहले आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। इन्वायरमेंट स्टडी की आपकी जो परीक्षा हुई थी उसके इंपोर्टेंट नोट्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे, आपको यहाँ पर इसका कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। और इस क्लास के पीडीएफ की बात करें तो आपका इस क्लास का पीडीएफ देखो मेरा यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, तो कृपया थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद मैं बताऊँगा कि आपको किस प्रकार की प्रोसेस करनी है और आपका किस प्रकार ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के हमारे टेलीग्राम पे भी आपको जुड़ जाना है। जैसे हमारे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लर्निंग विद तेजल, तो हमारा टेलीग्राम आपको दिखाई दे देगा। और अगर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो आपको वहाँ, और जब आप हमारा यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं लर्निंग विद तेजल बाय केसर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेज का ये होता है। यहाँ पर जैसे आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।